ठीक है। तो हमारा वेक्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे काइनेमैटिक्स की। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में हम बात करेंगे वन डायमेंशनल मोशन की। इसी को हम लोग मोशन 1D भी बोलते हैं। इसी को मोशन 1D भी बोलते हैं। ठीक है, तो काइनेमैटिक्स 1D या मोशन 1D, मोशन इन वन डायमेंशन, हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, अब इधर सुनो। बेसिकली हमें क्या करना है, अब मोशन को स्टडी करना है। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके मोशन को क्या करना है, स्टडी करना है। मोशन को स्टडी करना मतलब कि वो कितना डिस्टेंस चला, उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना टाइम लगा, कितना एक्सेलरेशन था, कितनी वेलोसिटी हो गई, कितनी स्पीड हो गई, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये सारी चीज़ों को हमें क्या करना है, स्टडी करना है। तो इन सारी चीज़ों को स्टडी करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में भी दो पार्ट्स हैं। एक तो अगर बॉडी वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है, मतलब किसी एक लाइन में मूव कर रहा है आगे पीछे, तो उसको वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। और अगर बॉडी टू डायमेंशन में मूव कर रहा है बोले तो उसको मूव करने के लिए एक प्लेन की ज़रूरत है, तो उसको हम लोग काइनेमैटिक्स 2D बोलते हैं, या मोशन 2D या मोशन इन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, इसी को एक और नाम से जानते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसी को क्या बोलते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो वन डायमेंशनल मतलब बॉडी एक ही लाइन में क्या करेगा, मूव करेगा, इसीलिए इसको वन डायमेंशनल मोशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन या काइनेमैटिक्स 1D बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे काइनेमैटिक्स 1D, फिर हम बात करेंगे काइनेमैटिक्स 2D की बात करेंगे, टू डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे। अब देखो, अब चाहे काइनेमैटिक्स 1D हो या काइनेमैटिक्स 2D हो, हमें स्टडी किसको करना है, मोशन को स्टडी करना है बॉडी के। तो बॉडी के मोशन को स्टडी करने से पहले हमें एक बात समझना होगा कि बॉडी मूव कर रहा है, तो बॉडी के मूव करने का एक रीज़न होगा, आखिर वो मूव क्यों कर रहा है, कॉज ऑफ मोशन होगा। लेकिन इस चैप्टर में या इसके नेक्स्ट चैप्टर में जिसमें मोशन इन प्लेन की बात करेंगे, उसमें हम कॉज की बात नहीं करेंगे कि बॉडी क्यों मूव कर रहा है, बॉडी मूव करने के पीछे उसका रीज़न क्या है, उसका कॉज क्या है। ठीक है, हम सिर्फ बॉडी मूव कर रहा है उसको स्टडी करेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। तो उसी को हम लोग बोलते हैं काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स का बेसिक डेफिनेशन जो है वो ये है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। मोशन होने का रीज़न क्या है, कॉज क्या है, उसको इग्नोर करते हुए या उसको जाने बिना हम सिर्फ और सिर्फ बॉडी के मोशन को स्टडी करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेमैटिक्स। ठीक है, दूसरा होता है हमारा एक डायनामिक्स। डायनामिक्स में क्या होता है, बॉडी के मोशन को स्टडी किया जाता है लेकिन कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर करते हुए। तो इसका डेफिनेशन ये होगा, इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी by knowing the cause of motion, by knowing the cause of motion। तो अगर हम मोशन के कॉज को कंसीडर करते हुए अगर हम बॉडी के मोशन को स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायनामिक्स बोलेंगे। तो फर्स्ट टू चैप्टर
हम काइनामेटिक्स विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड चैप्टर एंड ऑनवर्ड हम बॉडी के मोशन की बात करेंगे कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन, जिसको हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मोशन, ये सारी चीज़ें आएंगी, ग्रेविटेशन, ये सारी चीज़ें हमारी आएंगी। तो फर्स्ट 2 चैप्टर काइनामेटिक्स है, उसके बाद डायनामिक्स है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं काइनामेटिक्स 1D से। काइनामेटिक्स 1D से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इसको नोट करेंगे, इसको नोट करेंगे। नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। तो मोशन को स्टडी करना है तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेस्ट एंड मोशन की। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, रेस्ट एंड मोशन। बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही बेसिक सी बात है कि बॉडी रेस्ट पे है या बॉडी मोशन में है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, तब तो हम आगे उसके मोशन को एनालाइज कर पाएंगे। हमें पता ही नहीं है कि बॉडी रेस्ट पे या मोशन में, तो हम कैसे एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पहचानना आना चाहिए कि कौन सा बॉडी रेस्ट पे है या कौन सा बॉडी मोशन पे है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला कि एक रोड है, एक रोड पे एक बॉय 1 है जो ऐसा खड़ा है। ठीक है, साथ ही साथ एक बस है। क्या है, बस। बस मूव कर रहा है कुछ इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से। बस मूव कर रहा है राइट वर्ड 10 मीटर पर सेकंड से, और इस बस के अंदर 2 लड़के और खड़े हैं। एक है बॉय 2 और एक है बॉय 3। ठीक है भाई, तो 3 लड़के हैं। एक लड़का ग्राउंड पे है, कहाँ पे है, ग्राउंड पे है, रोड पे है, मतलब रोड पे है। और 2 बस के अंदर बैठे हुए हैं और बस मूव कर रहा है राइट वर्ड 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, आगे जा रहा है बस। अब एक एक करके सबसे हम क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पूछेंगे बॉय 1 से कि बॉय 1 बताओ भैया कि बॉय 2 और बॉय 3 तुमको कैसे नज़र आ रहे हैं, मोशन करते हुए नज़र आ रहे हैं या रेस्ट पे नज़र आ रहे हैं। तो फॉर बॉय 1 हमसे क्या बोलेगा कि बस तो आगे जा रहा है। अगर बस आगे जा रहा है तो ये दोनों जो लड़के हैं ये भी बस के साथ क्या कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो फॉर बॉय 1 बॉय 2 क्या है, मोशन में, और बॉय 3 क्या है, मोशन में, क्योंकि बस मोशन कर रहा है, आगे जा रहा है बॉय 1 के लिए। तो बॉय 2 और बॉय 3 क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। धीरे धीरे बस आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है। तो बॉय 2 भी कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है। बॉय 3 भी कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है। ठीक है, हो गया भाई। अब बात करते हैं फॉर बॉय 2। अगर बॉय 2 से पूछा जाए भैया बॉय 1 और बॉय 3 तुमको कैसे नज़र आ रहे हैं, तो वो खिड़की से बाहर देखा ऐसे और उसको क्या नज़र आया कि बॉय 1 तो पीछे जा रहा है। बॉय 1 कैसा जा रहा है, पीछे जा रहा है। जिस बस में बैठा हुआ है वो बस आगे जा रहा था और खिड़की से पीछे देखा तो उसने क्या देखा कि सब चीज़ पीछे जा रही है। मैं बैठा हुआ आराम से। बॉय 2 क्या बोला, मैं तो बैठा हुआ हूँ भाई, मैं तो रेस्ट पे हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ। बाकी सारी चीज़ें किधर जा रही हैं, पीछे की तरफ जा रही हैं। बॉय 1 किधर जा रहा है, मेरे से दूर जा रहा है। मेरे से क्या कर रहा है, दूर जा रहा है। तो मेरे से दूर कैसे जाएगा, पीछे जाएगा तभी तो दूर जाएगा। दैट मीन्स बॉय 1 क्या है, मोशन में। बॉय 1 क्या है, मोशन में। अब पूछा गया बॉय 3 के बारे में बताओ, तो बॉय 3 उसके बगल वाली सीट पे बैठा है। तो वो क्या देख रहा है कि बॉय 3 तो अभी भी यहीं है, कुछ समय बाद भी यहीं है, आधे घंटे बाद भी यहीं है। वो
बस से उतरा नहीं है, 1 घंटे बाद भी यही है। मतलब बॉय 3 जो है वो हमेशा क्या है, रेस्ट पे है, क्योंकि वो हमेशा उसी पोजीशन पे है बॉय 2 के रिस्पेक्ट में। तो बॉय 3 को उसने क्या बोल दिया कि वो रेस्ट पे है, बॉय 3 को क्या बोल दिया कि वो रेस्ट पे है। अब समस्या ये है, बॉय 1 के लिए अगर मैं देखूं, किसके लिए, बॉय 1 के लिए अगर मैं देखूं तो बॉय 3 जो है वो मोशन कर रहा है, और बॉय 2 के लिए जो बॉय 3 है वो रेस्ट पे है। अब ये तो बहुत ही दिक्कत की बात हो गई। बॉय 1 बोल रहा है कि नहीं नहीं बॉय 3 मोशन में है, बॉय 2 बोल रहा है नहीं नहीं बॉय 3 जो है वो रेस्ट पे है। किसकी बात मानी जाए, किसकी बात मानी जाए, कौन सही है कौन गलत है? तो देखो भाई, जब हम रेस्ट या मोशन को स्टडी करते हैं ना, तो ये दिक्कत हमेशा आएगी, ये प्रॉब्लम हमेशा आएगी कि कभी किसी के लिए कोई चीज़ मूव कर रहा है, कभी किसी के लिए वही चीज़ रेस्ट पे है। दैट मीन्स क्या मोशन और रेस्ट हर एक के लिए अलग अलग है? यस, मोशन और रेस्ट किसी भी बॉडी का हर एक के लिए क्या है, अलग अलग है। किसी के लिए वही बॉडी उसी समय रेस्ट पे है, किसी के लिए वही बॉडी उसी समय मोशन में है। ठीक है, दैट मीन्स ये जो रेस्ट एंड मोशन है ना, सबके लिए सेम नहीं है। अगर ये रेस्ट एंड मोशन सबके लिए सेम नहीं है, दैट मीन्स रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। क्या बोला जाता है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ये एक रिलेटिव टर्म है, मतलब सबके लिए अलग अलग मायने रखता है, सबके लिए अलग अलग बातें रखता है, सेम बॉडी के लिए सेम समय पे। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमें क्या समझ में आई, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। कैसे हैं, रिलेटिव हैं। रिलेटिव कहने का मतलब ये हुआ ना कि ये डिपेंड करता है कि कौन इसको देख रहा है, कौन इसको ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। रेस्ट एंड मोशन किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पे। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बॉय 1 था और एक ऑब्जर्वर बॉय 2 था। बॉय 1 के लिए अलग बात है और बॉय 2 के लिए अलग बात है। दैट मीन्स रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। इसको और थोड़ा सा डीप जाके हम बात करें तो रेस्ट एंड मोशन डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। कहने का मतलब ये है कि भाई ऑब्जर्वर जो है वो बता रहा है हमें रेस्ट और मोशन के बारे में किसी बॉडी के, तो ऑब्जर्वर कहीं ना कहीं पे तो प्रेजेंट होगा ना। ऑब्जर्वर कहीं ना कहीं पे क्या होगा, खड़ा होगा, जहाँ से वो सारी चीज़ों को क्या कर रहा होगा, देख रहा होगा। तो ऑब्जर्वर जिस प्लेटफॉर्म, जिस रीजन, जिस स्पेस में खड़ा है, उस रीजन, उस प्लेटफॉर्म, उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। तो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम बॉडी अलग अलग बिहेवियर शो कर सकता है। कभी रेस्ट भी शो कर सकता है, कभी मोशन भी शो कर सकता है। जैसे बॉय 1 एक ऑब्जर्वर है और वो किस फ्रेम में है, ग्राउंड के फ्रेम में है। तो ग्राउंड के फ्रेम में B2 और B3 दोनों मूव कर रहे हैं, लेकिन बॉय 2 बस में है। तो बॉय 2 एक ऑब्जर्वर है जिसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, बस है। तो बस के फ्रेम में B3 जो है वो रेस्ट पे, और B1 बोले तो बॉय 1 जो है वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो यहाँ से एक बात और समझ में आई हमें कि रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म है एंड डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब रेस्ट एंड मोशन ऑब्जर्वर या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप ऐसे समझ सकते हो कि इट इज़ अ स्पेस, रीजन in which the observer
इज प्रेजेंट, वो स्पेस और रीजन जिसमें ऑब्जर्वर क्या है, प्रेजेंट है और वो सारी बातें बता रहा है। तो रेस्ट एंड मोशन एक रिलेटिव टर्म है और वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऑब्जर्वर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई, अब मेरा क्वेश्चन ये है या सवाल ये है, सबके मन में आना चाहिए कि बॉय वन ने ऐसा क्या देखा। बॉय वन ने, अगर ग्राउंड के फ्रेम में बात करें या बॉय वन ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में हम सारी बातें करें, तो बॉय वन ऑब्जर्वर या ग्राउंड के फ्रेम में ऐसा क्या हो रहा था B2 और B3 के साथ, ऐसा क्या हो रहा था B2 और B3 के साथ कि B2 और B3 मोशन में दिख रहे थे भाई। या बस के फ्रेम में अगर B2 ऑब्जर्वर है तो उसके लिए ऐसा क्या बॉय वन और बॉय थ्री कर रहे थे जिससे वो बोला कि बॉय वन मोशन में और बॉय थ्री रेस्ट पे है। आखिर ये कभी मोशन या कभी जो रेस्ट किसी भी ऑब्जर्वर या किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बताया जा रहा है, तो वो बॉडी ऐसा क्या कर रहा है, उस बॉडी के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि मोशन या रेस्ट बोला जा रहा है, आखिर ऐसा क्या हो रहा है। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखो, बॉय वन ऑब्जर्वर था, बॉय टू को जब वो देखना स्टार्ट किया इन फ्रेम ऑफ ग्राउंड, तो उसने क्या देखा कि बॉय टू कभी यहाँ पे है, कुछ समय के बाद बॉय टू यहाँ पे है, कुछ समय के बाद बॉय टू यहाँ पे है, कुछ समय के बाद बॉय टू यहाँ पे है, कुछ समय के बाद बॉय टू यहाँ पे है। सिमिलरली उसने क्या देखा कि बॉय थ्री कभी यहाँ पे है, कुछ समय बीत गया बॉय थ्री यहाँ पहुँच गया, कुछ समय बीत गया बॉय थ्री यहाँ पहुँच गया, कुछ समय बीत गया बॉय थ्री यहाँ पहुँच गया। दैट मीन्स बॉय वन क्या देख के बताया कि बॉय टू और बॉय थ्री मोशन में है, उसके पोजीशन का चेंज। क्या देख के बताया? उसके पोजीशन का चेंज। मतलब अगर किसी ऑब्जर्वर या किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो दैट मीन्स वो बॉडी क्या है, मोशन में है। तो अगर किसी बॉडी का पोजीशन कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, अगर ऐसे समय के साथ चेंज हो रहा है एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में या एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो हमेशा वो बॉडी क्या कहलाएगा, मोशन में कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, मोशन में कहलाएगा। सिमिलरली बॉय टू अगर ऑब्जर्वर था तो बॉय थ्री को उसने रेस्ट पे कैसे बोला होगा, कैसे बोला होगा? वो एक समय देखा तो बॉय थ्री उसके बगल में था, कुछ समय के बाद देखा बॉय थ्री उसके बगल में ही था, कुछ समय के बाद देखा बॉय थ्री फिर से उसके बगल में था, 2 घंटे बाद देखा बॉय थ्री उसके बगल में ही था, दोनों एक साथ बैठे हुए, दोनों दोस्त है, एक साथ ही उतरना है, ठीक है। तो हमेशा जब भी वो बॉय थ्री को देख रहा है तो बॉय थ्री उसके बगल में ही है किसी भी समय। तो क्या समय के साथ बॉय थ्री का पोजीशन चेंज हो रहा है बॉय टू के रिस्पेक्ट में, बॉय टू ऑब्जर्वर या बस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में? नहीं। दैट मीन्स बॉय टू यही देखा और उसने क्या रिजल्ट निकाला, क्या कंक्लूड किया, ये बॉय थ्री रेस्ट पे है। दैट मीन्स अगर किसी बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, अगर किसी बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स वो बॉडी क्या है, हमारा रेस्ट में है विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। तो समझ में आई क्या बात, समझ में आई क्या बात? तो अगर किसी ने बोला कि रेस्ट क्या होता है, इसको डिफाइन करो, तो कैसे डिफाइन किया जाएगा? इफ द पोजीशन of a body, if the position of a body does not change with respect to time, with respect to time, for an observer, then the body is at rest। तो किसी बॉडी का अगर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा है किसी ऑब्जर्वर के लिए, तो बॉडी कैसा है, रेस्ट पे है। मोशन की अगर हम बात करें तो मोशन क्या होता है, इफ द पोजीशन
of a body changes with respect to time for an observer, then the body is in motion. तो किसी बॉडी का अगर पोजीशन समय के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो वो बॉडी क्या होगा, मोशन में होगा विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं कोई बॉडी रेस्ट पे है या कोई बॉडी मोशन में है किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले ये नोट करेंगे, पॉज करेंगे और इसको नोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनिशंस नोट करेंगे पॉज करके। नेक्स्ट डेफिनेशन नोट करेंगे पॉज करके। ठीक है, नोट कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोशन के बारे में। तो अगर मैंने बोला कि कोई बॉडी मोशन कर रहा है तो उसके साथ क्या क्या होता है, उसके उस बॉडी का डिस्टेंस कुछ होता है, उस बॉडी का कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, समय लगाता है कहीं से कहीं जाने में, उस बॉडी का कुछ वेलोसिटी होता है, उस बॉडी का कुछ एक्सेलरेशन होता है, स्पीड होता है। यही सारी चीज़ें जो है हमें स्टडी करनी होती हैं। इनको हम लोग काइनेमेटिक वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? काइनेमेटिक्स वेरिएबल। तो काइनेमेटिक्स वेरिएबल क्या है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड समय। ये सब के सब क्या हैं? हमारे काइनेमेटिक्स वेरिएबल है। तो एक एक करके हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। एक एक करके हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इधर सुनेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस, अच्छा साथ में बात करते, इधर सुनो। जैसे मैंने बोला कि ये एक स्पेस है। ये क्या है? एक स्पेस। ये वाई एक्सिस बोल दिया, ये एक्स एक्सिस बोल दिया और ये जेड एक्सिस बोल दिया। एक स्पेस है। अब एक बॉडी है जो पहले कहाँ पे था? ए पे, और वो कुछ बी पे पहुँच गया। कहाँ पे पहुँच गया? बी पे पहुँच गया। कुछ इस पाथ को फॉलो करता हुआ, इस पाथ को फॉलो करता हुआ वो कहाँ पे पहुँच गया? ऐसा बी पे पहुँच गया। तो बॉडी ने कैसे चला होगा? ऐसा 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 चलते 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 गया होगा और बी पे पहुँच गया होगा। ए से चल के कहाँ पे पहुँचा है? बी पे पहुँचा है। तो अगर मैं बॉडी के डिस्टेंस की बात करूँ तो बॉडी जैसे जैसे चल रहा है, बॉडी जैसे जैसे चल रहा है तो वो कुछ लेंथ कवर कर रहा है, कुछ पाथ लेंथ को क्या कर रहा है? वो कवर कर रहा है। तो टोटल जितना भी पाथ लेंथ वो कवर कर रहा है ड्यूरिंग द मोशन, टोटल जितना भी पाथ लेंथ वो कवर कर रहा है ड्यूरिंग द मोशन विदाउट नोइंग द डायरेक्शन, विदाउट या इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, या ऐसा बोल सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। तो वो ए से बी जाने में जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे कुछ कुछ लेंथ कवर कर रहा होगा, ऐसे ऐसे। इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन वो जितना भी टोटल पाथ लेंथ कवर कर रहा है बॉडी ए से बी जाने में, ए से बी जाने में, वो हमारा क्या कहलाता है? डिस्टेंस। ये जो पाथ लेंथ है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, टोटल पाथ लेंथ जो कवर कर रहा है, यही क्या कहलाएगा? हमारा डिस्टेंस कहलाएगा। यही हमारा क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। ठीक है। अब दूसरी बात, बॉडी का एक डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। अगर मैं देखूं तो बॉडी कुछ ऐसा ऐसा घूम 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 के यहाँ पे पहुँचा है, कुछ डिस्टेंस कवर करता हुआ यहाँ पे पहुँचा है, कुछ पाथ लेंथ कवर करता हुआ यहाँ पे पहुँचा है, लेकिन बॉडी एक्चुअल में वो ए से बी तो गया है।
अगर बॉडी को ए से बी जाना होता तो सबसे आसान तरीका था बॉडी को ए से बी जाने का, कुछ इस तरीके से ऐसा सीधा चला जाता। कैसा चला जाता? ऐसा सीधा कुछ इधर की तरफ चला जाता। वो अलग बात है, वो ऐसे पाथ को फॉलो करते हुए गया है, लेकिन अगर उसको ए से बी जाना था तो सबसे आसान तरीका ए से बी जाने का जो था वो क्या था? ऐसा स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता हुआ वो चला जाता। तो ये जो सबसे आसान तरीका है ना बॉडी को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने का है, तो सबसे आसान तरीका है क्या? आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिख रहा है, अगर वो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता हुआ ऐसे सीधा सीधा बी के पास इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा तभी वो बी तक पहुंचेगा। दैट मीन्स बॉडी ए से बी एक शॉर्टेस्ट पाथ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो करता हुआ जाता तब भी बी पहुंच जाता। तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? डिस्टेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, जो टोटल पाथ लेंथ कवर कर रहा है, जो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर करते हुए जा रहा है बॉडी, उस टोटल पाथ लेंथ को ही क्या बोला जाता है? डिस्टेंस बोला जाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि बॉडी किसी एक पॉइंट से उठ के किसी दूसरे पॉइंट पे गया है, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी, और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, इसीलिए ये क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, डायरेक्शन से उसको कोई लेना देना नहीं है, वो जैसे जैसे जा रहा है सबको नोट करते जाओ, कितना चल रहा है, किधर चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, कितना चल रहा है, कितना चल रहा है, टोटल पाथ लेंथ कितना कवर किया, दैट इज द डिस्टेंस। इसीलिए डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने को हमें पूछा जाए तो डिस्टेंस को कैसे डिफाइन किया जाएगा? इट इज द total path length covered by the body irrespective of the direction is known as distance। ठीक है, इज नोन एज डिस्टेंस। दूसरी बात, डिस्टेंस में डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, किधर जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, कितना चल रहा है इससे मतलब है। दैट मीन्स ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, अब इसके एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो पाथ लेंथ ही तो है, एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर, स्मॉल एम। और अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो क्या होगा? सेंटीमीटर, सीएम। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या दिख रहा है? डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या दिख रहा है भाई? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट्स। तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन किया जाएगा? इट इज द shortest path, it is the shortest path in a particular direction between 2 points, between 2 points। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो ये क्या होगा हमारा? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है हमारा? एक वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर इसके एसआई यूनिट की बात की जाए तो क्या आएगा? मीटर। और सीजीएस यूनिट की बात की जाए तो क्या आएगा? सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट मीटर होगा और सीजीएस यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर होगा।
ठीक है। तो डिस्टेंस है एक्चुअल पाथ जो कवर कर रहा है विदाउट कंसिडरिंग द डायरेक्शन। डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, किधर जा रहा है कोई मतलब नहीं, कितना चल रहा है वो सब जोड़ते जाओ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को एक और तरीके से समझा जा सकता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो क्लास में बैठे हो, क्लास पूरी भरी पड़ी है, आप लेट आए, क्लास में एंटर किए, आपको एक बेंच पे थोड़ी सी जगह दिख रही है लेकिन आप उसमें पूरा बैठ नहीं सकते, तो जो उस बेंच पे ऑलरेडी बैठा हुआ बंदा है या बंदी है, आप उससे क्या बोलोगे कि भाई थोड़ा सा डिस्प्लेस होना, क्या बोलोगे? एक वर्ड ऐसा भी बोलते हैं ना कि थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाओ, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाओ, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाओ, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाओ। बोलते बोलते अपने हाथ से आप इशारा भी करते हो, क्या करते हो कि थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाओ, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाओ। तो ये जो हाथ का इशारा कर रहे हो ना ऐसे, ये क्या बता रहा है कि किधर की तरफ डिस्प्लेस होना है तुमको? इधर की तरफ, इधर की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाओ। तो क्या डिस्प्लेस जो ये वर्ड बोला जा रहा है उसके साथ हमेशा ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन, हमारा हाथ ये सिग्नल भी दे रहा है कि किधर की तरफ डिस्प्लेस होना है। क्या डिस्प्लेसमेंट के साथ हमेशा डायरेक्शन आएगा? आएगा, ये हमारे नेचर में है। हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, हम डिस्प्लेस होने को बोल रहे हैं किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को, तो हमेशा एक डायरेक्शन भी बताएंगे उसको हमेशा क्या बताएंगे? एक डायरेक्शन भी बताएंगे, ठीक है। अब इस बात को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर मैं बोलूँ कि पहले बॉडी कहाँ बैठा हुआ था, यहाँ पे था, आपने उससे क्या बोला कि थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाओ, तो क्या आप उस बॉडी की इस इनिशियल पोजीशन से आप फाइनल पोजीशन कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हो? पहले यहाँ बैठा हुआ था, उसका पोजीशन ये था, अब आप उसको क्या बोल रहे हो? थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाओ, मतलब उसके इस इनिशियल पोजीशन को आप चेंज करके यहाँ ले जाना चाहते हो, मतलब उसके पोजीशन में आप चेंज करना चाहते हो, उसके पोजीशन में आप चेंज करना चाहते हो कि आपको एक स्पेस मिले आप बैठने के लिए। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट हमेशा चेंज इन पोजीशन के इक्वल होता है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है? बॉडी के पोजीशन में जो चेंज आ रहा है उसके इक्वल होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक बॉडी जो ए पे था, इनिशियली यहाँ पे था और फाइनली कहाँ पे पहुँच गया? बी पे पहुँच गया। तो पहले ए पे था तो उसका कुछ आर आई पोजिशन वेक्टर था विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। बाद में वो कहाँ पे पहुँच गया? बी पे पहुँच गया। तो क्या उसके पोजीशन में कुछ चेंज आया? तो मैंने बोला कि फाइनली बी पे पहुँचा तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसका जो पोजीशन वेक्टर हो गया वो क्या हो गया? आर एफ वेक्टर हो गया। क्या हो गया उसका पोजीशन वेक्टर? आर एफ वेक्टर हो गया। तो बॉडी का पोजीशन ए से बी जाने में विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन चेंज हुआ ना भाई, मतलब ए से बी गया तो बॉडी के इनिशियल पोजीशन में और फाइनल पोजीशन में चेंज आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे? अगर तुम यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखो तो तुम्हें एक बात समझ में आएगा कि जैसे मान लो मैंने बोला कि ये डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इसको हमने ना ऐसा डेल्टा आर वेक्टर बोल दिया। डेल्टा आर वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो अगर तुम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ तो क्या लिखोगे? आर आई वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एफ वेक्टर। तो डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर। तो जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर है वो क्या है हमारा? जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर है वो हमारा क्या है? आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर जो मिल रहा है हमें क्या मिल रहा है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ये जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर है यही तो डिस्प्लेसमेंट है, यही हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट को एक और तरीके से लिखा जा सकता है कि इट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ अ बॉडी। इट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ अ बॉडी। इस तरीके से भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट को बता सकते हैं। तो डेल्टा आर वेक्टर यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट। अब किसी ने बोला कि कितना डिस्प्लेसमेंट किया, उसका मैग्नीट्यूड बताओ। तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या हुआ है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब मॉड ऑफ पोजीशन वेक्टर का चेंज, मॉड ऑफ पोजीशन वेक्टर का चेंज। तो पोजीशन वेक्टर के चेंज का जो मॉड है वो हमें क्या बता जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बता देगा। तो समझ में आई क्या बात, यहाँ तक बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई। इसको नोट करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग, नोट करेंगे, पॉज करेंगे और नोट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया, बात किया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस समझ में आया। डिस्टेंस मतलब क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, डायरेक्शन के बिना किधर जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, कितना जा रहा है उससे मतलब है। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। या डिस्प्लेसमेंट को आप ऐसे समझ सकते हो कि बॉडी के पोजीशन में चेंज कितने का हो रहा है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने बोला कि अ बॉय वॉज इनिशियली एट 1,2,3 एंड आफ्टर 20 सेकेंड it was at -1, -2, -3 meter. What is the displacement of the boy and magnitude of displacement displacement of the boy। जैसे ये दो बातें हमसे पूछ रहा है कि एक बॉडी जो है या एक बॉय जो है इनिशियली 1,2,3 पे था एंड 20 सेकेंड के बाद वो कहाँ पे पहुँच गया, -1, -2, -3 मीटर पे पहुँच गया। हमें बताओ कि उस बॉय का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या मुझे बॉय का इनिशियल पोजीशन पता है एंड मुझे बॉय का 20 सेकेंड के बाद बोले तो फाइनल पोजीशन पता है। तो इनिशियल पोजीशन जो है 1,2,3 है, इनिशियल पोजीशन कितना है 1,2,3 है। तो जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और जो फाइनल पोजीशन वेक्टर होगा हमारा वो क्या होगा, -1i कैप -2j कैप -3k कैप होगा भाई, मीटर। मीटर क्या हम लोगों ने ये वेक्टर में पढ़ा था ना भाई, कि अगर आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो उसके साथ आई कैप जे कैप के कैप अटैच कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये हमने बातें पढ़ी थी, ठीक है। तो वैसे ही हमने लिख दिया इनिशियल विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, फाइनल विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब हमें पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर मतलब आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो आर फाइनल वेक्टर क्या हो जाएगा, -i कैप -2j कैप -3k कैप, माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा, i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप। अब ये -i मिलके क्या हो जाएंगे, -2i -2j और -2j मिलके क्या हो जाएंगे, -4j, -3 और -3k कैप मिलके क्या हो जाएंगे, -6k कैप। तो क्या डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो -2i कैप -4j कैप -6k कैप मीटर है। यस। दूसरा हमसे क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड मतलब मैग ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो मॉड ऑफ डेल्टा आर वेक्टर, तो मॉड ऑफ डेल्टा आर वेक्टर, दिस इज द डेल्टा आर वेक्टर, यही तो है हमारा डेल्टा आर वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस
-6 का होल स्क्वायर, क्या आंसर आ जाएगा? 4 + 16 + 36 कितना हो जाएगा? ये 20 और ये 56 हो जाएगा। नहीं, 56 हो गया। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो 2 बाहर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 4 × 14 लिख सकते हैं, नहीं तो 2√14 हो जाएगा मीटर। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर का चेंज है वही हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, और वो हमारा कितना है? 2√14 मीटर। तो ये हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, इसको नोट करेंगे पॉज करके, आगे बढ़ते हैं। इधर सुनो, जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई? किसी भी दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो जैसे मैंने बोला कि एक चीटा है, ठीक है भाई, वो पहले ए पे था। कहाँ पे था? ए पे था। और वो ए से कहाँ गया? बी गया, कुछ 2 मीटर चल के कहाँ पे पहुँच गया? बी पे पहुँच गया। ठीक है भाई, बी पे पहुँच गया। अब वो ऐसा टर्न ले लिया 90 डिग्री का, और वो 4 मीटर चला और कहाँ पे पहुँच गया? सी पे पहुँच गया। कहाँ पे पहुँच गया? सी पे पहुँच गया। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि चीटे ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ कवर्ड। तो टोटल पाथ लेंथ को कितना कवर कर रहा है? ए बी प्लस बी सी, ए बी एंड बी सी, ये लेंथ और ये लेंथ मिलकर टोटल पाथ लेंथ है। तो कितना है हमारा? 2 मीटर प्लस 4 मीटर, कितना हो गया हमारा? 6 मीटर हो गया। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई? शॉर्टेस्ट पाथ। क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। तो चलना कहाँ से स्टार्ट किया था? यहाँ से, और ख़त्म कहाँ पे किया? यहाँ पे। स्टार्ट यहाँ से किया, एंड यहाँ पे किया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दिस इज़ द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज़ द फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो क्या होगा भाई? एक सीधी लाइन जो इनिशियल और फाइनल को कनेक्ट करे। एक सीधी लाइन जो इनिशियल और फाइनल को कनेक्ट करे, वही तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा। और डायरेक्शन किधर होगा? टुवर्ड्स द फाइनल पॉइंट। डायरेक्शन किधर होगा? टुवर्ड्स द फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट बनाने का, डिस्प्लेसमेंट दिखाने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप इनिशियल पोजीशन को पहचानो, फिर फाइनल पोजीशन को पहचानो, और उनके बीच में एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दो। उनके बीच में क्या कर दो? एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दो, एक स्ट्रेट लाइन। एंड द हेड ऑफ द लाइन या हेड ऑफ द एरो हमेशा फाइनल की तरफ होगा। तो ये हेड बताता है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। किसको बताता है? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो क्या बताएंगे भाई? देखो, हाइपोटेनियस बन गया ना ये राइट एंगल ट्रायंगल का, तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 4 + 16। तो कितना? यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, √5 हो जाएगा मीटर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2√5 मीटर। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा हमारा? 2√5 मीटर हो जाएगा। समझ में आई क्या बात? ठीक है, वैसे ही एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो एक सर्कुलर आर्क है। क्या? एक सर्कुलर आर्क, इसका ये सेंटर है, दिस इज द सेंटर, और ये एंगल है हमारा थीटा। एक बॉडी है जो ए पे था और ऐसा घूमता फिरता वो कहाँ पे पहुँच गया? बी पे पहुँच गया। एक बॉडी है जो इनिशियली कहाँ पे था? ए पे था, ऐसा घूमता फिरता बी पे पहुँच गया। तो अगर किसी ने, और इसका जो सर्कुलर आर्क का जो रेडियस है वो है स्मॉल आर। अगर मैं पूछूं कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है,
एंड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है। मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है तो डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो ये दो बातें हमें बतानी है। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे भाई, एक्चुअल पाथ लेंथ, ये आर्क लेंथ ही हमारा क्या होगा, पाथ लेंथ होगा। तो आर्क लेंथ कितना होगा भाई, आर्क लेंथ कितना होगा, आर्क लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, आर इंटू थीटा। क्या हो जाएगा, आर इंटू थीटा। थीटा हमारा किस में होगा, इन रेडियन में, किसमें होगा, रेडियन में। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गया। अब किसी ने बोला कि डिस्प्लेसमेंट कितना किया भाई, तो डिस्प्लेसमेंट दिखाने का तरीका क्या होता है, ए से बी जा रहा है तो ए है इनिशियल और बी है फाइनल, इन दोनों को मिलाता हुआ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो और फाइनल की तरफ हेड होगा। फाइनल की तरफ क्या होगा, हेड होगा, और ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो लेंथ है यही हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। ये पूरा का पूरा लेंथ ही हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको निकालते हैं, इसको निकालते हैं, जैसे ये लेंथ पे आर हो जाएगा रेडियस। अब इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ठीक है, इस पे एक हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अच्छा, इस पे एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करोगे तो ये एंगल को बाइसेक्ट कर देगा, ये थीटा बाई 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2। आइसोसेलेस ट्रायंगल टाइप का बन गया ना। तो ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 हो गया। जैसे मैंने बोला कि ये लेंथ जो हो गया हमारा x हो गया, तो ये भी लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ x। अब मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल से। r क्या है, ये r, इसका कौन सा कंपोनेंट x को देगा भाई, ये r का, ये r दिख रहा है क्या, r का ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, r का ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा। जैसे ये अगर मैं बात करूँ कि r का ये वाला कंपोनेंट आएगा हमारा r cos थीटा, कितना आएगा, r cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, r sin थीटा। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2r sin थीटा बाई 2। या तुम राइट एंगल ट्रायंगल लगा दो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो राइट एंगल ट्रायंगल लगाओगे तो क्या लिखोगे भाई, sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r sin थीटा बाई 2, और यहाँ पे ये वैल्यू रख दो। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 2r sin थीटा बाई 2। सो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r sin थीटा बाई 2। दिस इज द सेकेंड आंसर, और ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट आंसर। तुम्हें बात समझ में आई, तुम्हें बात समझ में आई क्या, समझ में आ गई। तो आगे बढ़ते हैं। पॉज करके नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते, इधर सुनो। अब जैसे एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं भाई। जैसे बोला कि एक पार्टिकल है, वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। एक पार्टिकल है, वो किसको फॉलो कर रहा है, सर्कुलर पाथ को। ठीक है, तो जैसे t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है मूव करना, और ये सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो है r। सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है, r। t इज इक्वल टू 0 पे वो कहाँ पे था, यहाँ पे था, बोले तो a पे था, और वो कुछ इस तरीके से घूमता हुआ b पे पहुँच गया किसी टाइम t1 पे, किसी टाइम t1 पे। फिर b से चला और c पे पहुँच गया किसी टाइम t2 पे। फिर c से चला और d पे पहुँच गया किसी टाइम t3 पे, और d से चला और a पे पहुँच गया किसी टाइम t4 पे, किसी टाइम t4 पे। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसा गोल गोल घूम रहा है एक सर्कुलर पाथ में, जिसका रेडियस कितना है, r है। अब अगर आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट हमें बताना है एंड डिस्टेंस बताना है, क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है और डिस्टेंस बताना है,
अलग अलग समय पे। तो पहला समय है t इज इक्वल टू 0, दूसरा समय है t इज इक्वल टू t1, तीसरा समय है t इज इक्वल टू t2, तीसरा समय है हमारा t इज इक्वल टू t3 और लास्ट जो समय हमारा t इज इक्वल टू t4 पे। लास्ट जो समय हमारा क्या है t इज इक्वल टू। तो ये टेबल है हमारा, इसमें हमें क्या क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताना है, डायरेक्शन नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का क्या बताना है, मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस कवर कितना कर रहा है ये बताना है अलग अलग समय पे। तो एक बार ट्राई करेंगे, एक बार ट्राई करेंगे। ठीक है, ट्राई किया क्या? तो करते हैं। जैसे t इज इक्वल टू 0 पे बॉडी यहाँ से स्टार्ट किया था चलना, t इज इक्वल टू 0 पे बॉडी स्टार्ट किया था चलना। तो जब चलना ही स्टार्ट किया था यहाँ से तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था 0 और डिस्टेंस भी कितना चला 0, क्योंकि जब बॉडी चलना स्टार्ट कर रहा है तभी चला थोड़ी है, तो चला ही नहीं है तो कुछ डिस्टेंस ही नहीं है, कुछ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। t1 टाइम में वो कहाँ पहुँच गया है, b पे पहुँच गया है, तो वो कितना पाथ लेंथ कवर किया है 1/4 ऑफ द सर्कल। क्या दिख रहा है क्या, a से b पहुंच गया ना t1 समय पे, तो आफ्टर t1 टाइम वो a से b पहुंच गया है, तो कितना पाथ लेंथ कवर किया है 1/4 ऑफ द सर्कल, 1/4 ऑफ द सर्कल। तो 1/4 ऑफ द सर्कल मतलब कितना, अच्छा पूरा कितना होगा 2πr, तो 1/4 कितना होगा 2πr/4, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा हमारा 2πr/4। 4 हिस्सों में बांटेंगे ना इसको, तो टोटल 2πr है, तो एक हिस्से कितना मिलेगा 1/4, तो πr/2। तो डिस्टेंस तो चला है भाई πr/2, डिस्टेंस कितना चला है πr/2। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें तो दिख रहा है क्या, बॉडी a से b पहुंचा है, तो ये इनिशियल हो गया और b क्या हो गया फाइनल हो गया फॉर दिस टाइम इंटरवल। तो a से b को मिलाता हुआ ऐसा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो और ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और हेड किधर होगा फाइनल की तरफ। अब ये जो पाथ लेंथ है ना, ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बोले तो इस स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ है वही हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ये आर है तो ये भी आर है, तो ये राइट एंगल ट्रिंगल हो गया ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर बोले तो √2 टाइम्स ऑफ आर। तो जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो कितना है √2 टाइम्स ऑफ आर, तो √2 टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा। उसके बाद t2 समय, t2 समय के बाद उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है भाई, t2 समय के बाद अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो t2 समय पे वो यहाँ पे और यहाँ से स्टार्ट किया था, तो यही तो डिस्प्लेसमेंट है, यही हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट है ए से सी। तो कितना लेंथ चला भाई, कितना लेंथ चला, ये पाथ लेंथ कितना है इसका, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन कितना है 2r, कितना हो जाएगा 2r। तो जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो कितना है हमारा 2r। अब डिस्टेंस कितना कवर किया है, सेमी सर्कल ए से सी आया है, इस पाथ को कवर करता होगा, तो सेमी सर्कल मतलब पाई आर, कितना हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाई 2 बोले तो πr। नेक्स्ट t3 समय के बाद, t3 समय के बाद कहाँ पे है वो यहाँ पे है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो a और d फाइनल हो गया और a इनिशियल हो गया, तो कुछ ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब स्टिल ये लेंथ निकालेंगे तो कितना आएगा, ये r है ये r है, ये राइट एंगल ट्रिंगल हाइपोटेनियस √2r हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा फिर से √2r होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा फिर से √2r होगा। डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो a से चलता 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 b c फिर d, तो यहाँ से यहाँ तक 3/4 ऑफ द सर्कल सेमी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, 3/4 ऑफ द सेमी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो क्या हो जाएगा 2πr इंटू 3/4, तो कितना हो जाएगा 3πr/2 या 3/2 πr, क्या हो जाएगा 3/2 πr हो जाएगा। समझ में आई क्या।
पाई आर बाई टू, पाई आर बाई टू, पाई आर बाई टू, तो यहाँ 3 पाई r/2 हो गया। नेक्स्ट, आफ्टर T4 समय के बाद हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो T4 समय के बाद वो कहाँ पे है पार्टिकल, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे है, जहाँ से स्टार्ट किया था भाई वहीं पे। तो अगर जहाँ से स्टार्ट किया था वो वहीं पे पहुँच गया तो कोई शॉर्टेस्ट पाथ बना गया वहाँ पे। इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम हो गए, इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम हो गए। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गया तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया, जीरो। हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। क्यों भाई, इनिशियल और फाइनल हमारा क्या है, सेम सेम। इनिशियल और फाइनल हमारा क्या है, सेम सेम है। लेकिन डिस्टेंस तो चला है, बी गया, सी गया, डी गया, फिर ए आया होगा। तो टोटल सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, 2πr। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2πr। तो जो टोटल हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है वही हमारा टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगा जब वापस ही ए पे आ जाएगा। तो क्यों, क्योंकि डिस्टेंस मतलब क्या होता है, पाथ लेंथ। तो कुछ तो पाथ लेंथ चला है ना यहाँ से यहाँ तक, इस सर्कल को कंप्लीट तो किया है ना, दैट मीन्स डिस्टेंस हमारा 2πr है, डिस्टेंस जीरो नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्यों जीरो हो रहा है, क्योंकि जहाँ पे वो आ रहा है वही इनिशियल और वही फाइनल है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, जीरो। तो यहाँ से हमें एक बात सीखने को मिली, एक बात सीखने को ये मिली कि इफ़ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन of a body is same, if the initial and final position of the body is same, then displacement of the body will be zero. Then the displacement of the body will be zero. Then the displacement of the body will be zero. तो अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा। अगर बॉडी मूव कर रही है तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। समझ में आया क्या? एक और बात यहाँ से हमें पता चल रही है कि अगर आप ध्यान से देखो तो पहले तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जीरो था क्योंकि बॉडी स्टार्ट किया था मोशन करना। T1 समय के बाद √2r है, T2 समय के बाद 2r है डिस्प्लेसमेंट, और T3 समय के बाद √2r फिर से हो गया। तो पहले डिस्प्लेसमेंट बढ़ा फिर डिस्प्लेसमेंट कम हुआ, तो पहले डिस्प्लेसमेंट बढ़ा और फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, कम हुआ। लेकिन क्या डिस्टेंस के साथ ऐसा हुआ? नहीं, डिस्टेंस लगातार बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। दैट मीन्स अगर बॉडी एक बार मोशन स्टार्ट कर दिया, अगर बॉडी ने एक बार मोशन करना स्टार्ट कर दिया तो डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होगा, बट डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीज एंड में डिक्रीज। तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। यहाँ से एक बात और बोल सकते हैं, यहाँ से एक बात और बोला जा सकता है क्या, डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीज, डिक्रीज एंड जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेज, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, इंक्रीज करेगा अगर बॉडी मोशन कर रहा है। इफ बॉडी इज इन मोशन, इफ बॉडी इज इन मोशन, तो अगर बॉडी मोशन में है तो डिस्टेंस हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज ही करेगा। अगर बॉडी मोशन में है तो डिस्टेंस हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज ही करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? तो ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं, आगे कुछ और पॉइंट्स की हम बात करेंगे, तो ये पहले तो समझो। ठीक है, यहाँ तक नोट करेंगे, पॉज करके यहाँ तक नोट करेंगे।
ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन सॉल्व करते, बहुत ही बेसिक हम लोगों ने सॉल्व कभी किया होगा, उसी को एक बार और रिवाइज करते हैं कि जैसे मान लो कि एक बॉडी है, ए से चलना स्टार्ट किया, ठीक है भाई, वो बी तक पहुंचा, फिर बी से सी पहुंचा और यहाँ पे जाके रुक गया, यहाँ पे जाके क्या हो गया, रुक गया। तो ए से स्टार्ट किया और सी पे जाके क्या हो गया, रुक गया। मैंने बोला कि ए से बी चला 4 मीटर और बी से सी चला 5 मीटर। अगर किसी ने पूछा कि डिस्टेंस बताओ कितना चला भाई, तो टोटल पाथ लेंथ कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी कितना हो जाएगा, 4 मीटर प्लस 5 मीटर, 9 मीटर का क्या हो गया हमारा डिस्टेंस हो गया। अगर किसी ने पूछा कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बता दो भाई, डिस्प्लेसमेंट का क्या बता दो, मैग्नीट्यूड बता दो भाई। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले तो इनिशियल ए था और फाइनल क्या था हमारा, सी था। तो इनिशियल से फाइनल मिलाता हुआ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। अब इसका जो लेंथ होगा वही हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो कितना होगा, 4 मीटर प्लस 5 मीटर कितना हो जाएगा, 9 मीटर। अब जैसे मान लो फर्दर आगे ऑब्जेक्ट सी से डी गया, कुछ 2 मीटर फिर से चला, तो अगर फिर से पूछा जाए कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो क्या बोलोगे, 4 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 2 मीटर कितना हो जाए, 11 मीटर। अब किसी ने बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो इस केस में जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनिशियल से फाइनल ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 मीटर 5 मीटर 2 मीटर, 4 मीटर 5 मीटर 2 मीटर, तो कितना हो जाएगा, 11 मीटर। क्या हो जाएगा, 11 मीटर। तो एक बात समझ में आ रही है क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही हो रहे हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहे हैं यहाँ पे, सेम ही हो रहा है। तो यहाँ से हम एक बात और कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर बॉडी किसी स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहा है एक ही डायरेक्शन में, अगर बॉडी किसी एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो दिख रहा है क्या, स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहा है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो अगर बॉडी यूनिडायरेक्शनल मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ से एक बात और नोट करने वाली ये है, पहले कितना हुआ था, 3 वाला। फोर्थ पॉइंट, इफ द मोशन of a body is unidirectional, यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में, इन अ स्ट्रेट लाइन, देन डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर सेम। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा सेम होगा। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस क्या होगा, सेम ही होगा। अच्छा, प्रॉब्लम तब आएगी जब ये डायरेक्शन चेंज कर लेगा। जैसे मान लो 4 मीटर चला 5 मीटर चला, तो जब तक ये सीधा सीधा एक ही डायरेक्शन में चल रहा था तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम था। मान लो मैंने बोला कि सी से वापस 2 मीटर पीछे आ गया, तो डिस्टेंस तो फिर से 11 मीटर ही होगा, क्योंकि 4 + 5 + बैक में 2 मीटर, 11 मीटर ही होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स अगर बॉडी जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमेशा क्या होंगे, सेम ही होंगे। समझ में आई क्या? तब तक मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, इसको नोट करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसे एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने बोला कि एक व्हील था, ये एक व्हील है,
एक रोड पे रखा हुआ है, इट्स अ व्हील। ये क्या है? व्हील। कहाँ रखा हुआ है? एक रोड पे रखा हुआ है। इस व्हील पे एक पॉइंट है ए, इस व्हील पे एक पॉइंट क्या है? ए है। और इस व्हील का जो रेडियस है वो है स्मॉल आर, ठीक है। और ये व्हील ऐसा रोटेट कर रहा है, कुछ ओमेगा मतलब ऐसा रोटेट कर रहा है, ऐसा क्या कर रहा है? ऐसा रोटेट कर रहा है, ठीक है। ऐसा रोटेट करता हुआ जा रहा है। तो अगर मैं देखो बोलूँ कि जैसे ये मेरा जो थंब का टिप है ना, ये जो थंब का टिप है, एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, इस समय हमारा ए के साथ अलाइन कर रहा है। अब व्हील रोटेट कर रहा है ऐसे, तो ए भी क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो ए कैसे रोटेट करेगा? दिख रहा है जैसे जैसे मेरा थंब रोटेट कर रहा है, जैसे मेरा थंब रोटेट करता हुआ ऊपर जा रहा है। तो थंब के टिप को ध्यान दो, थंब का जो टिप है वो उसके जो चलने का तरीका है वही ए के मूव करने का तरीका है, वही ए के चलने का तरीका है। तो ए जो पॉइंट है वो हमारा टिप ऑफ द थंब है, और वो ऐसा है और ऐसा रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो मैंने बोला कि जब ये व्हील हाफ ऑफ द रोटेशन कंप्लीट कर लेगा, तो हाफ ऑफ द रोटेशन कंप्लीट करना मतलब क्या हुआ? ऐसा जाएगा और ये जो ए पॉइंट है वो वर्टिकली अप आ जाएगा। वर्टिकली कहाँ पे आ जाएगा? अप पे आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा? कुछ समय बाद यहाँ पे आ जाएगा। तो आफ्टर हाफ ऑफ द रोटेशन, आफ्टर हाफ ऑफ द रोटेशन, मैंने बोला आफ्टर हाफ ऑफ द रोटेशन ए जो होगा वो कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका पाथ कैसा होगा भाई? इसका पाथ कैसा होगा? देखो ऐसा 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 घूमता 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 यहाँ पे पहुँचा। तो कुछ ऊपर तो जाएगा नहीं, कुछ इस तरीके का पाथ बनाएगा, कुछ इस तरीके का क्या बनाएगा? ऐसा पाथ बनाएगा। और इस तरीके से ए यहाँ पे पहुँच जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन ये है कि आफ्टर हाफ ऑफ द रोटेशन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ए। इस पॉइंट ए का कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया आफ्टर हाफ ऑफ द रोटेशन? तो एक्चुअल में पाथ जो कवर कर रहा है वो कैसा कर रहा है? इस तरीके का पाथ को कवर करता हुआ जा रहा है और यहाँ पे फाइनली पहुँच गया। तो अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ए हाफ ऑफ द रोटेशन के बाद, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? तो कैसे निकालेंगे? एक बार ट्राई करेंगे। डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है पॉइंट ए का। तो कैसे निकालेंगे? इधर देखेंगे, ए इनिशियली यहाँ पे था और फाइनली यहाँ पे पहुँच गया। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब मैग्नीट्यूड बताना है मुझे, डिस्प्लेसमेंट का क्या बताना है? मैग्नीट्यूड बताना है। तो ए इनिशियल और ये है ए का फाइनल पोजीशन, इन दोनों को मिलाता हुआ एक स्ट्रेट लाइन ऐसा ड्रॉ किया और हेड किधर होगा? हमेशा टुवर्ड द फाइनल पोजीशन। तो क्या यही डिस्प्लेसमेंट है आफ्टर हाफ ऑफ द रोटेशन? अब इसका जो लेंथ होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। अच्छा, जब हाफ ऑफ द रोटेशन इसने कंप्लीट किया होगा तो कुछ आगे जा गया होगा, तो कितना आगे गया होगा भाई? हाफ ऑफ द रोटेशन चलने पे ये कितना आगे गया होगा? ये लेंथ कितना हो जाएगा? अगर तुम इस लेंथ की बात करोगे तो ये लेंथ देखो, हाफ रोटेशन करेगा तो पाई आर कितना घूमेगा? ये पाई आर घूमेगा ना। रोल करता हुआ हाफ रोटेशन किया तो कितना कवर किया? हाफ ऑफ द सेमी सर्कल। अगर पूरा एक चक्कर लगाएगा तो कितना घूमेगा? 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करता। ऐसा चलता चलता जाता 2 पाई आर कर लेता। तो हाफ ऑफ द रोटेशन कंप्लीट कर रहा है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करके आगे पहुंचा होगा? पाई आर। कितना डिस्टेंस आगे कर चल के पहुंचा होगा? पाई आर। तो ये लेंथ है हमारा पाई आर। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा?
ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, आर आर 2r डायमीटर के बराबर, कितना हो जाएगा 2r डायमीटर के बराबर। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताना है, क्या बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताना है, क्या हाइपोटेनियस में बता सकता हूँ यहाँ से, तो क्या हो जाएगा पाई आर का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, आर यहाँ से बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या मिलेगा पाई स्क्वायर प्लस 4। जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर रूट में पाई स्क्वायर प्लस 4। तो दिस इज द आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आई क्या, यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है।